बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग masterg.com। आज मैं आया हूं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो शेयर करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फूड माइक्रोबायोलॉजी से रेलेवेंट, दैट इज सेफ्टी प्रिकॉशंस इन फूड माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी एंड व्हाट आर द लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स दैट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब सेफ्टी प्रिकॉशन से। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी आपने लेबॉरेटरी के अंदर एंटर होना है तो आपके साथ कोई भी फूड मटेरियल या फूड कंजप्शन मटेरियल नहीं होना चाहिए। लेबॉरेटरी के प्रीमिसेस के अंदर आपने फूड कंज्यूम नहीं करनी, ना ही ड्रिंकिंग करनी है। नेक्स्ट ये कि जो आपने शूज़ पहनने हैं वो कवर करें पूरे आपके फीट को, सैंडल्स नहीं हों। नेक्स्ट ये कीप हैंड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम योर फेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने फेस से नोज़, आइज़, ईयर्स, इन तमाम जो आपके फेस के पार्ट्स हैं अपने हाथों को दूर रखना है ताकि कोई भी कंटेमिनेशन अगर आपके हाथों पे लगी है वो तो आपके फेस पर ना लग सके। नेक्स्ट हमने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप किसी वर्किंग एरिया में दाखिल हों, लेबॉरेटरी वर्किंग एरिया में दाखिल होने से पहले और उसके बाद आपने उस एरिया को डिसइंफेक्ट करना है ताकि कंटेमिनेशन वहाँ पर ना रहे। नेक्स्ट आप लोगों को अपने स्क्रीन पर जो पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे इसी को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पता लगता है कि लेबॉरेटरी कोट्स जब भी हम लेबॉरेटरी में एंटर हुआ हमने वियर कर लेने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता चलूँ कि हम लोग पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोकल लेवल की लेबॉरेटरीज़ हैं हम इन प्रिकॉशंस को पढ़ते तक नहीं हैं। ये हमारे डोर्स के ऊपर, लेबॉरेटरी के एंट्रेंस के ऊपर लगी होती हैं प्रिकॉशंस, मगर हम इनको बिल्कुल फॉलो नहीं करते। अगर इनको पढ़ भी लें तो उन पर हम अमल नहीं करते और ये बहुत बड़ा डीमेरिट है हमारा। इसमें हमारा ही नुकसान है। इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर ही असरअंदाज होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन लेबॉरेटरी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लाजमी फ़ॉलो करें। लेबॉरेटरी कोट्स के अलावा जो आई वियर है वो पहनना मस्ट है। अगर लॉन्ग हेयर्स हैं, आप लोगों के बाल लंबे हैं तो उनको अपने सर के पीछे टाई कर लें ताकि वो बार बार आगे की तरफ ना आएँ। हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड, हाथों को आपने लाजमी धोना है लेबॉरेटरी में एंटर होते वक्त और वहाँ से लीव करते वक्त। अगर आपके पास कोई भी बुक्स, लैपटॉप या इस तरह के कोई भी मटेरियल है तो उसको आप टेबल टॉप के ऊपर, शेल्फ्स के ऊपर सेपरेट रखते हैं ताकि वो केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट ना कर सके। या अगर उसके ऊपर कोई कंटामिनेशन है आपके मटेरियल्स के ऊपर तो वो लेबॉरेटरी में ऐसा इक्विपमेंट्स के साथ ना लग सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लेबल ऑल मटेरियल्स विद योर नेम, डेट and any other applicable information, for example media, organism, etc. आपने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट वहाँ पर परफॉर्म किया है या परफॉर्म करना है, जो आप टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे, जो आप पेट्री डिश यूज़ करेंगे, कोई भी इक्विपमेंट इस तरह का ग्लासवेयर आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर अपना नेम, जो डेट है और जो एक्सपेरिमेंट का जो आपका सैम्पल है उसका नाम वो लाजमी लिखें। इससे जो बाकी लेबॉरेटरी वर्कर्स होंगे उनको पता लगेगा कि ये आपका सैंपल है, इसको छेड़ना नहीं है। इसी तरह जो बाकी वर्कर्स होंगे वो अपना अपना सैंपल वहाँ पर मेंशन करेंगे ताकि आप उनके सैंपल्स को डिस्टर्ब ना कर सकें। जब भी लेबॉरेटरीज़ के अंदर आप केमिकल्स को यूज़ कर रहे होंगे तो हर केमिकल की जो प्रिकॉशनरी मेजर उस पर बॉटल के ऊपर मेंशन होगा तो उसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। आपके पास अगर कोई भी वेस्ट केमिकल्स हैं जिनको आप वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको आपने एज इट इज़ अपने जो सिंक है या बेसन है लेबॉरेटरीज़ के अंदर वहाँ पर आपने उनको पोर नहीं कर देना, क्योंकि हो सकता है कि उन केमिकल्स के अंदर कोई फ्यूम्स हों इस तरह के जो आपके नोस्ट्रिल से एंटर होकर आपको नुकसान पहुँचा सकें। इसलिए उनको पहले रखना है, उसकी प्रॉपर स्टडी करनी है। अगर वो ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है तो उसको किसी और जगह पर जाकर डिस्पोज़ करना है। जब आप सारे केमिकल्स यूज़ कर लेंगे उनको वापस अपनी जगह पर प्रॉपरली प्लेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी ग्लासवेयर होगा केमिकल्स के अलावा, जब भी आप लेबॉरेटरी में काम करने लगेंगे तो उस वक्त ज़रूरी है कि आप तमाम ग्लासवेयर को काम करने से पहले भी वॉश करें, उसकी रिंजिंग करें और काम करने के बाद भी वॉश और उसको रिंस करें। अगर आप इनोकुलेटिंग लूप्स यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि आप उन तमाम चीज़ों को क्या करें, फ्लेम कर लें, उन पर थोड़ा सा जो हीटिंग का वो है हीट अप्लाई कर दें उसके ऊपर ताकि उसमें से कंटेमिनेशन वगैरह है माइक्रोबियल जो उस पर अटैचमेंट हुई हो वो ख़त्म हो जाए।
स्टूडेंट्स, ये सारी जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे हों या पढ़ रहे हों। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स हैं जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी होंगी, उनके अंदर इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस भी किया गया है। आपके हाथ में अगर कोई भी केमिकल है, आपका कोई भी माइक्रोबियल सैंपल है, या फिर आपके हाथ में इनोकुलेटिंग लूप्स हैं या स्लाइड्स हैं, तो आपने उन मटेरियल को अपने हाथ में लेकर लेबॉर्ट्री के अंदर रनिंग या वॉकिंग नहीं करनी। जहाँ पर आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर आपने एक्सपेरिमेंट जो है कोशिश करें पूरा परफॉर्म करें। अगर कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी ग्लासवेयर, मोस्टली ग्लासवेयर्स ब्रेक होते हैं, अगर वो टूट जाता है तो उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें, जो आपका लेबॉर्ट्री का हेड होगा उसको बताएं, या फिर अपने तौर पर जो स्वीपर होगा उसको कॉल करें और एहतियात के साथ वहाँ से उस जो ब्रोकन पीसेस होंगे उनको उठा लें। अगर कोई केमिकल वहाँ पर गिर गया है तो कोशिश करें कि फ़ौरन स्वीपर को बुला के उस केमिकल को साफ़ करवा लें। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर जिस जगह पर केमिकल गिरा होगा, आप लोगों ने क्या करना है, लेबॉर्ट्री के अंदर टेप्स आप लोगों के पास मौजूद होती हैं, अगर नहीं है तो रखना ज़रूरी है। वही टेप जो हम अपने टेनिस बॉल्स के ऊपर यूज़ करते हैं क्रिकेट खेलते हुए, वो टेप्स जिस जगह पर फ्लोर के ऊपर केमिकल गिरा होगा उसके चारों तरफ आपने ज़मीन पर टेप लगा देनी है, ताकि मेंशन रहे, पता लगता रहे कि यहाँ पर केमिकल गिरा हुआ है। इन केस अगर कोई पीसेस भी ब्रेक हुए हैं ग्लास के, तो उसके साइड्स पर आप ये लगा दें, ताकि जब तक वहाँ से केमिकल या जो पीसेस हैं वो उठा नहीं लिए जाते तो आसपास के जो वर्कर्स हैं उनको पता हो यहाँ पर केमिकल गिरा है। लेबॉर्ट्री में काम शुरू करने से पहले ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से वो यूज़ होते हैं। इन केस अगर आपको किसी इक्विपमेंट की जो वर्किंग है नहीं पता, तो आप अपने किसी भी सीनियर से या जो लेबॉर्ट्री का हेड है, जो लेबॉर्ट्री का अटेंडेंट है या लैब इंचार्ज है, उससे हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपको पता है जैसे कि हम फूड मटेरियल्स को लेकर आते हैं, उनके अंदर से हम जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर हम डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, पेट्री प्लेट्स अपनी प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उनकी इंक्यूबेशन करवाते हैं, फिर हम माइक्रोबियल ग्रोथ चेक करते हैं कि इनमें कितनी ग्रोथ आई है, कितनी नहीं आई। उसके बाद उस ग्रोथ को हम कॉलोनी काउंटर के जरिए काउंट भी कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसको हम एग्जामिन भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर लेबॉर्ट्री के लिए। माइक्रोस्कोप के ऊपर मेरा अलग से जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, वो भी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के कौन से पार्ट्स हैं और उसको किस तरह से हैंडल करना है। माइक्रोस्कोप के जो लेंसेज हैं उनको यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद लाजमी आप लोगों ने क्लीन करना है। लैब में जब एंटर होंगे आपने एक रजिस्टर के ऊपर, जो लैब रजिस्टर है, उस पर अपना नाम, अपना टाइम मेंशन करना है, और जब वहाँ से आपने लीव करना है तो अपना टाइम और एक्सपेरिमेंट का नाम मेंशन करना है। ये सब पॉइंट्स आपने लाजमी जहन में रखने हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नज़र आ रहा होगा, बायोहैज़र्ड वेस्ट डिस्पोजल। जो आपके पास बायोहैज़र्ड वेस्ट मटेरियल होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसको आपने किस तरह से डिस्पोज़ करना है, क्योंकि वो बायोहैज़र्ड मटेरियल किसी आम मटेरियल नहीं होता। उसको डिस्पोज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर, या तो अगर आपकी लेबॉर्ट्री के अंदर फैसिलिटी मौजूद है तो उसको वहीं पर डिस्पोज़ करें, अदरवाइज़ जो कंसर्न फोकल पर्सन हैं, जो स्वीपर्स वगैरह हैं, जो इन चीज़ों को दूर लेके जाकर लेबॉर्ट्री से डिस्पोज़ कर सकते हैं, उनके प्रॉपर हैंड ओवर करें। चलिए आइए इनको हम देखते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर जो टेबल शो हो रहा है, टेबल में एक तरफ मटेरियल्स मेंशन किए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका जो मेथड है डिस्पोजल का वो मेंशन किया हुआ है कि किस मटेरियल को आपने किस तरह से डिस्पोज करना है। नंबर 1, अगर आपके पास एगर स्लैंट्स हैं जिसके अंदर बायोलॉजिकल मटेरियल है, एगर स्लैंट्स का मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास एगर मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, इसको इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास एगर स्लैंट्स हैं उनको आपने किस तरह से डिस्पोज करना है। इन स्लांट्स को आपने, जो आपके पास टेस्ट ट्यूब रैक होगा उसमें बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है, ताकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर गिरे ना, और इसको आपने कैप के ज़रिए कवर कर देना है एगर स्लैंट को। अगर आपके पास कोई भी बायोलॉजिकल लिक्विड है, सिंपल आपके पास किसी भी चीज़ में है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद नहीं है,
तो उसको आप वहीं पर कंटेनर के अंदर ही रहने दें और उसका जो कैप है उसको टाइट रखें जब तक कोई आपका जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है या फिर आपका जो लैब इंचार्ज है वो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देता कि इसको किस तरह से आपने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पोर करना है या इसको डिस्पोज ऑफ करना है। नंबर 3 पे हम देखते हैं बायोलॉजिकल लिक्विड्स इन टेस्ट ट्यूब के। ऐसे लिक्विड्स जो हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और बायोलॉजिकल लिक्विड्स होते हैं उनको आपने टेस्ट ट्यूब रैक्स के अंदर रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, विद कैप्स लेफ्ट ऑन द ट्यूब, और आपने उन ट्यूब्स के ऊपर कैप लगे रहने देनी है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो ग्लास है वो ब्रेक हो गया है, ग्लासवेयर टूट गया है, ब्रोकन ग्लास है और वो कंटामिनेटेड है, उसमें कोई भी आपने सोल्यूशन डाला हुआ था या फिर माइक्रोबियल उसमें कंटामिनेशन थी, तो उसको आपने जल्द से जल्द जो आपके पास एक अलग से लेबॉर्ट्री के अंदर कंटेनर होगा जिसके अंदर आप इस तरह के डिस्पोज पीसीस ग्लास के डाल सकते हैं, उसमें डाल देना है। और अगर आपके पास कोई इस तरह का ग्लास टूटा है जो कंटामिनेटेड नहीं है तो उसको आपने एक और ग्लास में डालना, एक और कंटेनर में डालना है जिसके अंदर आप दूसरे पीसेस डालते हैं जो कंटामिनेटेड नहीं होते। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कॉटन स्वैब्स होती हैं, जो हमारे पास कॉटन के पीसेस होते हैं और जो कंटामिनेटेड हैं, जिनको हमने ब्लड के साथ या फिर जो माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है उसके साथ टच किया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम उसको डिसइंफेक्टेंट या फिर जो हमारे पास डिस्कार्ड कैन है उसमें डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो निडल्स, ग्लास स्लाइड्स, सिरिंजेस, पिपेट्स, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हमारे पास लेबॉर्ट्री में होती हैं, अगर वो वेस्ट हो गई हैं, अगर वो उनको कंज्यूम नहीं करना तो उनको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए कंटेनर्स के अंदर, बास्केट्स के अंदर, जहाँ से कंटामिनेशन फिर आगे पीछे स्प्रेड ना हो सके। फ्रेंड्स, यहाँ तक थी लेबॉर्ट्री प्रिकॉशंस जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेबॉर्ट्री में एंटर होने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। अब हम स्टडी करते हैं लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स के बारे में। फूड माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट डाइवर्स किस्म की जो लैब इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ होती हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए इनका हम ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हॉट एयर ओवन से। हॉट एयर ओवन के अंदर हम करते हैं ड्राई स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑल द माइक्रोबियल कंटामिनेशन इज रिमूव्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी कंटामिनेशन होती है उसको सरफेस के ऊपर से रिमूव कर देते हैं। अब ये जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है ये या तो लिक्विड सरफेस के अंदर होगी या ऊपर होगी, या फिर ये किसी भी हमारे जो सॉलिड हमारे पास इक्विपमेंट है, ग्लासवेयर है, उसके ऊपर होगी। तो हम जो हॉट एयर ओवन है इसके अंदर हम करवाते हैं ड्राई स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हॉट एयर होती है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हीट के ज़रिए कंटामिनेशन को रिमूव करवाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो माइक्रोब्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। हॉट एयर ओवन के अंदर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हमने जितने भी हमारे पास ग्लासवेयर्स हैं जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स, पिपेट्स, पेट्री डिश वगैरह, उनको हम यहाँ पर स्टेरिलाइज करवाएंगे। यहाँ पर हम जो हमारे पास टेम्परेचर हम देते हैं स्टेरिलाइजेशन का, दैट इज़ 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर्स। इस हॉट एयर ओवन के अंदर जो थर्मोस्टेट का एक कंट्रोल लगा होता है, थर्मोस्टेट का एक अलग से पूरा प्रोसेस है, वो हम इंशाल्लाह आगे चलकर देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम ये चीज़ आपको बता दें कि हॉट एयर ओवन के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंसेस होती हैं जैसे कि प्रिपेयर्ड मीडिया होता है, सेलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, वहाँ हम इन चीज़ों को स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ड्राई हीट उस पर अप्लाई करें तो उसमें से जो वाटर होगा लिक्विड मीडिया में से वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए ये उन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ओनली फॉर ग्लासवेयर एंड सॉलिड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्राइंग ओवन की तरफ। ड्राइंग ओवन जो हम घरों में नॉर्मली माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं उसी की एक टाइप है। इसके अंदर हम जो अगर हमने कोई भी ग्लासवेयर अगर हमने वॉश किया है, उसकी रिंजिंग की है, तो उसको बाद में ड्राई करने के लिए हम इस ओवन के अंदर रख देंगे। इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लें 100 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको हीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोक्लेव। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो जो ऑटोक्लेव है ये एक ऑपोजिट फॉर्म है हमारे पास हॉट एयर ओवन की। हॉट एयर ओवन में हम लोग ड्राई स्टेरिलाइजेशन कर रहे थे, जबकि ऑटोक्लेव में हम लोग मॉइस्ट हीटिंग के थ्रू उसकी स्टेरिलाइजेशन करेंगे। इसके अंदर हम जो हमारा लिक्विड मीडिया होता है, प्रिपेयर्ड मीडिया होता है, सेलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, उनको स्टेरिलाइज करते हैं, उनको कंटेमिनेशन फ्री करते हैं।
ऑटोक्लेव के अंदर जो हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं वो 121 डिग्री सेल्सियस होता है 30 मिनट्स के लिए। और जो हमने इस पर प्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी हमने ऑटोक्लेव को यूज़ करना है प्रेशर लाजमी सेट करना है, और नॉर्मली हम प्रेशर सेट करते होते हैं 15 PSI। ऑटोक्लेव में जब भी आपने किसी चीज़ को स्टरलाइज करना है, आगे चलकर मैं आपको इसका प्रॉपर जो मेथड है हाउ टू यूज़ ऑटोक्लेव वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। फ़िलहाल आपको इतना बताता चलूँ कि ऑटोक्लेव के अंदर जब भी हमने किसी चीज़ को स्टरलाइज करना है, हमने कोई बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे कि लिक्विड सोल्यूशन को हम बीकर के अंदर डाल के बीकर के ऊपर जो उसकी टॉप होगी उसको हम कवर कर लेंगे प्रॉपर एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। और एल्यूमिनियम फॉइल को किस तरह से आपने उसके ऊपर बेंडिंग के थ्रू कवर करना है उसकी टॉप को बीकर की, ताकि कोई भी उसमें एयर अंदर जाने का चांस ना रहे। उसके बाद आपने उसके ऊपर सैंपल का नाम लिखना है और उसको अंदर इसके ऑटोक्लेव में रख देना है। जितना टाइम आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स रिक्वायर है उसके लिए रख देना है। बाद में इसको आकर आपने ग्लव्स के ज़रिए खोल कर इसको यहाँ से रिमूव करना है। देन हम देखते हैं इंक्यूबेटर को। इंक्यूबेटर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इंक्यूबेटर के अंदर हम डिफरेंट जो हमारे पास माइक्रोबियल कल्चर्स होते हैं उनको ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि हम इंक्यूबेटर के अंदर जो आर्टिफिशियल कंडीशंस होती हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके अंदर हम जो प्रॉपर हमारे पास बैक्टीरिया हैं या फंगस है या हमारे पास इस तरह की और जो माइक्रोब्स हैं वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब इंक्यूबेटर के अंदर हम कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। दीज आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन एंड CO2 कंसनट्रेशन। इसके अंदर हमारे पास कोई भी अगर पेट्री डिश है जिसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ है तो उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंक्यूबेटर है उसका डोर ओपन करके अंदर उसको रखेंगे। उसके बाद उसका टेम्परेचर है उसको सेट कर देंगे, जितने टेम्परेचर पर वो बैक्टीरिया जो हमने ग्रो करवाना है वो ग्रो करता होगा उतना टेम्परेचर हमने इंक्यूबेटर के ऊपर सेट कर देना है और टाइम भी सेट कर देना है। नॉर्मली जो मोस्टली हम बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पे ही ग्रो करते हैं बॉडी टेम्परेचर के राउंड अबाउट। तो हम इसको 37 पर ग्रो टेम्परेचर सेट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर प्रॉपर ह्यूमिडिटी होगी, ऑक्सीजन CO2 की कंसंट्रेशन होगी, जिसके अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो प्रॉपर टाइम के बाद, एक दिन के बाद, मतलब 24 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद हमारे सामने आ जाएगी। हम पेट्री को बाहर निकाल कर उसके ऊपर जो ग्रोथ है उसको देख सकते हैं। ग्रोथ देखने को और एग्जामिन करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी कर लें। इंक्यूबेटर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इक्विपमेंट आती है लैब की वो है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रिज का नाम भी देते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट जो हमारे पास केमिकल्स हैं, सोल्यूशन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, सीरम्स हैं, या डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो हम इनको स्टोर कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर हम चिलिंग टेम्परेचर मतलब 0 to 10 डिग्री सेल्सियस या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस भी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस को। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस है। इसके अंदर जो 4 साइड्स हैं उसके ऊपर उन्होंने एक शीशा लगाया हुआ है, मिरर लगाया हुआ है, ग्लास है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, छोटी सी प्लेट है जिसके ऊपर हम अपना सैंपल रखते हैं। सैंपल किस तरह रखते हैं, इसका आसान तरीका जो है वो ये है कि जिस चीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास पाउडर फॉर्म में कोई सैंपल है उसको आपने वेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि जो इसका स्विच होगा एनालिटिकल बैलेंस का उसको वहाँ से आप ऑन करेंगे। उसके बाद जो आपका सैंपल होगा उसको आप एक पेपर टेयर करके उस पेपर को रखेंगे इसके ऊपर। जो आपको इसके अंदर प्लेट नज़र आ रही है, ये जो ग्लास है ये एक साइड से ऊपर हो जाता है। इसको आपने स्लाइटली एक हाथ से ऊपर करके दूसरे हाथ से इसके अंदर जो पेपर है वो रख देना है। थोड़ा सा ये वेट शो करेगा अपनी जो डिजिटल मीटर है उसके ऊपर। वहाँ पर आपने इसका जो टेयर वेट कर देना है, मतलब 0 कर देना है, पेपर का वेट 0 हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो पाउडर है वो डालना है और जितनी क्वांटिटी आपने मेजर करनी होगी आपको पता लग जाएगा, और उसके अंदर पेपर का जो वेट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। कुछ ग्राम्स को अगर हमने मेजर करना है, वेट करना है, तो वो ये इजीली कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं pH मीटर को। आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त pH मीटर शो हो रहा होगा। pH डिटर्मिनेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कोई भी हमारे पास लिक्विड मीडिया है, लिक्विड फूड आइटम्स हैं, ये चीज़ वहाँ पर यूज़ होगी। इसका मेथड सिंपल है कि सबसे पहले इसके साथ जो इलेक्ट्रोड आप लोगों को राइट साइड पर एक पेन की सूरत में नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड।
इस इलेक्ट्रोड को आप बफर सॉल्यूशन के साथ पहले इसकी जो pH होगी वो कैलिब्रेट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक मिल्क सैंपल है तो इस इलेक्ट्रोड को आप साफ़ करने के बाद टिश्यू पेपर से या कॉटन स्वैब से साफ़ करने के बाद उसके अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको वहाँ से आप बाहर निकालेंगे। जो pH होगी वो आपको इस मीटर के ऊपर शो हो जाएगी। इस इलेक्ट्रोड को आप अगेन साफ़ कर लेंगे और जो नेक्स्ट आपकी रीडिंग होगी उसको बफर के बाद अगला फिर इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। इस मेथड जो मैंने आपको बताया है सिंपल वर्ड्स के अंदर, इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं ड्यूरिंग यूज़ ऑफ pH मीटर। वो इंशाल्लाह जब इसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल इसका मैं करके डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो दिखाऊंगा। फिर हम बात करते हैं हॉट प्लेट की। आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त हॉट प्लेट शो हो रही होगी। डिफरेंट केमिकल्स और रिएजेंट्स को हीट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ की जाती है। इसके साथ एक नॉब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और एक छोटी सी रेड लाइट लगी होगी। जब इसका हम स्विच ऑन करते हैं तो ये रेड लाइट ब्लिंक करती है। इस जो नॉब है इसके ज़रिए इसको हम इसका टेम्परेचर वगैरह सेट कर लेते हैं और उसके ऊपर जो है बीकर है हमारे पास जिसमें हमने लिक्विड को ट्रीट करवाना है, हीट करवाना है, वो उसके ऊपर रख देते हैं और जितना हमें टाइम चाहिए होता है उसके बाद इसको वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक स्टिरर। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ मैग्नेटिक स्टिरर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हॉट प्लेट भी अटैच होती है। मतलब जहाँ पर हमने बीकर रखना है, आप लोगों को यहाँ पर जो लिक्विड है ब्लू कलर में स्क्रीन पर वो नज़र आ रहा होगा बीकर के अंदर। जिस प्लेट के ऊपर ये पड़ा हुआ है, जिस स्टेज के ऊपर बीकर पड़ा है, यहाँ पर हम कभी कभार हॉट प्लेट भी अटैच कर सकते हैं। उस इक्विपमेंट को फिर हम कंबाइन कहते हैं मैग्नेटिक स्टिरर विद हॉट प्लेट। यहाँ पर सिर्फ हमने देखना है कि सिंपल हमारे पास मैग्नेटिक स्टिरर है। इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं स्टिरर ताकि दो लिक्विड्स को या सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिक्स कर लिया जाए। इस प्लेट के ऊपर हम नॉर्मली जो हमारा बीकर होता है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन होता है या उसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया होता है उसके ऊपर हम रख देते हैं। रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक टेफ्लॉन कोटेड मैग्नेट होता है जिसे हम स्टीयरिंग बार भी कहते हैं। छोटा सा कैप्सूल होगा वाइट कलर का, उसको हम क्या करते हैं, वो मैग्नेट होता है, उसको हम इसके बिल्कुल ऊपर इसके अंदर जो वाटर है हमारे पास, जो भी हमारा लिक्विड है इसके अंदर हम उसको डिप कर देते हैं, डाल देते हैं। जब इसका हम बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जो वो अंदर कैप्सूल होता है, जो टेफ्लॉन कोटेड मैग्नेट होता है, वो तेज़ी के साथ रिवॉल्व करना शुरू कर देता है लिक्विड के अंदर, क्योंकि जो बीकर है उसके नीचे प्लेट है वो स्टील की या आयरन की इस मटेरियल की बनी होती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए वो उसके अंदर उसके जो वेव्स पैदा होती हैं, वो जो मैग्नेट होता है वो तेज़ी के साथ अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। तो उसकी मूवमेंट से क्या होता है, जो हमारे पास स्टीयरिंग होती है ये फास्ट हो जाती है और ईजी हो जाती है। और जो सॉल्यूट ईजिली हम अगर हाथ से स्टीयर करें या कोई स्टीयर यूज़ करें, कोई रॉड यूज़ करें या स्पून यूज़ करें, उसके ज़रिए अगर वो स्टीयर नहीं हो सक रहा तो वो मैग्नेटिक स्टीयर के ज़रिए ईजिली स्टीयर हो जाएगा और उसमें मिक्सिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी। फिर हम देखते हैं वॉर्टेक्स मिक्सर को। बहुत ही सिंपल ये इक्विपमेंट है। इसके अंदर हम जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, हमारे पास कोई भी टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, हमने उस लिक्विड को मिक्स करवाना है, उसकी मिक्सिंग करनी है। तो हम टेस्ट ट्यूब को, आपके सामने जो वॉर्टेक्स मिक्सर शो हो रहा है, इसके अंदर ऊपर इसके होल्स बने होते हैं जिसके ऊपर रबर टॉप लगी हुई है इस इक्विपमेंट के ऊपर। इस रबर टॉप के अंदर होल्स बने होते हैं जिनके अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब या फिर दो से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास मॉडल कौन सा है वॉर्टेक्स मिक्सर का। इसके अंदर हमें टेस्ट ट्यूब रख देते हैं, बटन ऑन करते हैं, उसके बाद ये अंदर इसके मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। लैमिनर एयर फ्लो चैम्बर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। एसेप्टिक ट्रांसफ़र ऑफ स्टेरिलाइज्ड मटेरियल्स। अगर हमने एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करना है स्टेरिलाइज्ड मटेरियल्स को, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट आर एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम कंटेमिनेशन को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। और जब हमने एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में ट्रांसफ़र करना हो या फिर एक बीकर से जो मटेरियल है वो दूसरे में ट्रांसफ़र करना हो, तो प्रॉपर जो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम एसेप्टिक टेक्निक्स कहते हैं, जिससे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं हो सकती। तो हमने ये चैम्बर डिज़ाइन कर लिया है जिसके ऊपर जो है इसमें एयर का फ्लो आ रहा होता है, जो हमारे पास प्योर एयर होती है, साफ़ एयर होती है। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी जो ऊपर की तरफ से हम एयर बाहर की तरफ मूव कर रही होती है, इसके अंदर जो सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा लंबी सी एक यहाँ पर स्ट्रिप लगी हुई है जिसके अंदर स्पेस है, होल है।
हम कोई भी हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई पेट्री प्लेट ओपन करनी है या फिर हमने कोई भी इस तरह का जो मटेरियल है वो हम चाहते हैं कि वो इधर उधर उड़कर ना जाए, तो हम अपने हाथ में वो चीज़ पकड़ के इस चैम्बर के अंदर करेंगे और हमने कोई भी ट्रांसफ़र करना है मीडिया का या माइक्रोबियल हमने ट्रांसफ़र करना है, वो हम हाथ इस चीज़ के अंदर करके आराम से बैठकर ईज़िली इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर ये एयर जो है वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को यहाँ वहाँ जाने नहीं देती, अगर ये जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं यहाँ से वहाँ मूव कर जाएं तो इससे बहुत सी डिजीज़ कॉज हो सकती हैं और हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप लोगों को नीचे डायग्राम में और जो पिक्चर है इमेज उसके अंदर नज़र आ रहा होगा। इट मेजर्स द डिफरेंसेस इन कलर इंटेंसिटीज ऑफ सॉल्यूशंस। डिफरेंट जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं उनकी जो कलर इंटेंसिटी की बेस के ऊपर उसमें ये डिफरेंस करता है। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास लिक्विड्स हैं जिनके जो कलर्स हैं वो चेंज हैं, तो उसको हम इसके अंदर यहाँ पर जैसा आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि साइड पर एक बॉक्स ओपन करके चैम्बर ओपन करके उसके अंदर हम जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास जो प्रॉपर इसके प्लेट्स बनी होती हैं उसके अंदर हम इसको रख देते हैं, जो इसके छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर अपना सैंपल रख देते हैं। उसके बाद इसको हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हमारे पास जो कंप्यूटर के ऊपर ग्राफ शो होता है, ग्राफ के अंदर पता लगता है कि जी इसमें जो हम यूज़ करते हैं जो लाइट की बीम है उसको यूज़ करते हैं, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की बीम होती है। जब भी वो जो हमारे पास लाइट वेव होगी वो इस सोल्यूशन के अंदर से पास करेगी तो हमें पता लग जाएगा ग्राफ के थ्रू मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कि कितनी जो वेव थी वो इसमें से पास हो गई है और कितनी जो वेव है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। तो इस एब्जॉर्बेंस की बेस के ऊपर कितनी पास हो गई है हम ये एज्यूम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि जी जो हमारे पास कलर इंटेंसिटी है वो इस लिक्विड की क्या है। कॉलोनी काउंटर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक इक्विपमेंट होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो माइक्रोबियल कॉलोनीज़ हैं उसको काउंट कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने इंक्यूबेशन के बाद जो पेट्री प्लेट बाहर निकाली है उसमें हमने ग्रोथ चेक करनी है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, माइन्यूट होते हैं, उनको हम एक एक करके नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसलिए अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करके वहाँ पर अपनी पूरी कॉलोनी बना ली है तो वो हम नेकेड आई से उसकी कॉलोनी जो है जहाँ पर ग्रुप होगा डिफरेंट एक ही पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हमें वो कॉलोनी नज़र आ रही होगी पेट्री प्लेट के ऊपर। तो हम उस पेट्री प्लेट के थ्रू यहाँ पर उसको रखकर यहाँ पर उसको एग्जामिन करके जो हमारे पास इसके साथ एक पेन भी अटैच होता है, हम वहाँ पर मार्किंग करते जाएंगे पेट्री प्लेट के ऊपर के 1 2 3 4 जहाँ जहाँ हमें कॉलोनीज़ नज़र आएंगी हम वहाँ पर पेन से टच करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये जो कॉलोनी काउंटर है उसको काउंट करता जाएगा और इन द एंड हम लोग ये एस्टिमेट लगा लेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल 300 कॉलोनीज़ काउंट कर ली हैं, तो इसका मतलब है कि एस्टिमेट हो जाएगा हमारे पास कि इसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोप बैकबोन होता है किसी भी फूड माइक्रोबायोलॉजी लैब की, क्योंकि हमने जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फूड को एग्जामिन करना है या जो हमारे पास माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को हमने एनालाइज करना है, उसको हमने वॉच करना है, तो हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी, स्टेनिंग, फ्लोरेसेंट रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट उसके जो वैरायटीज़ हैं इसमें स्टडी में उसको हम देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोब है उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की है, शेप किस तरह की है, वो मोटाइल है या नहीं है, अगर मोटाइल है तो किस तरह उसकी मूवमेंट है, एंड सो ऑन। एंड इन द एंड कंप्यूटर, हमारे पास माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन और माइक्रोब्स के हवाले से जितना भी मटेरियल इकट्ठा होगा उसको हम कंबाइन करने के लिए, उसका जो हम रिकॉर्ड रखने के लिए हमेशा कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम उसके ग्राफ्स भी बना सकते हैं कि उनकी ग्रोथ कितनी हुई थी, कितनी नहीं हुई, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, उन पर हम स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। और कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू ही हमारे पास पीछे पूरी डाटाबेस पड़ी होती है माइक्रोब्स की। अगर हमारे पास कोई नया माइक्रोब जो होता है वो लेबॉर्ट्री में आता है तो उसको हम उसके जो फीचर्स हैं वो स्टडी करने के बाद उसको इनक्यूबेट करवा कर, ग्रो करवा कर, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसको हम मैच करते हैं उन रिज़ल्ट्स को कि जो हमारे पास पीछे इंटरनेट के ऊपर डाटाबेस पड़ी है पूरी या मौजूद होंगे माइक्रोब्स की, कि ये माइक्रोब उसमें से किसी के साथ मैच करता है या नहीं। अगर तो मैच कर जाता है तो हमें पता लग जाता है कि ये वही सेम चीज़ है, अदरवाइज़ हमें लगता है कि हमने कोई नया जो माइक्रोब है वो डिस्कवर कर लिया है या आइडेंटिफाई कर लिया है।
तो फ्रेंड, इस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल जो स्टार्ट लिया है कि हमने फूड माइक्रोबायोलॉजी में एंटर होने से पहले कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है और कौन कौन से इक्विपमेंट से इन फ्यूचर हमारा ताल्लुक जो है वो पढ़ना है, उनको हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर देख लिया है ताकि हमें आगे चलकर मुश्किल ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आप सबको ये पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल masterg.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।